नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज का प्रोग्राम हम यानी अहवाल आलम जो जिस तरह की सूरत हाल हम अगर हम देखें गज़ा की और शाम की, यमन की किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, किस तरह की सूरत हाल है और इस पर आलमी जो ताकतें हैं किस तरह की सियासी अपनी बिसात जो है वो बिछाए हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम का हमने उन्वान दिया है अहवाल आलम क़त्ल आम से जंगों तक। जिस तरह से अगर हम जंगों की बात करें और क़त्ल आम की बात करें तो गाज़ा में जिस तरह का क़त्ल आम शुरू किया गया जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि जारी वो सारी है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी के साथ देखें यूक्रेन में भी लाखों अफराद की जानें जा चुकी हैं, लेकिन अब इस हवाले से क्या कोई नई पेशरफ्त हो रही है उस पर भी बात करेंगे। गाज़ा के हालात पर भी बात करेंगे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर जिस तरह से एक पेशरफ्त हुई और इसमें भी मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ उसका भी हम जायज़ा लेंगे। अगर अभी की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर हैं और ये दौरा हमेशा अगर सऊदी अरब और अमेरिका की अगर बात करें तो तिजारती मामला बुनियादी होता है। $1 ट्रिलियन की तिजारत से इत्तेफाक किया गया है और इसमें यानी $142 बिलियन सिर्फ हथियारों की डील है। तो बहरहाल सऊदी अरब और अमेरिका की ये जो क़ुरबतें हैं नई नई नहीं है बल्कि यानी देरीना ताल्लुक़ात इनके रहे हैं। तो ये ताल्लुक़ात साथ ही साथ ईरान को लेकर काफ़ी अहम हो जाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जिस तरह की एक ट्रेड वॉर हमने देखी थी वो फिर एक मरतबा इफ़हाम व तफ़हीम की तरफ जो है आती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह के यानी एक हम ये कहेंगे कि बातचीत हुई और जो महसूलात जो टैक्सेस एक दूसरे पर आयद किए गए थे उसमें थोड़ा सा यानी रिलैक्सेशन हम देख रहे हैं और 3 महीनों तक इसमें थोड़ा सा जो है एक्सटेंशन दिया गया है। तो इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ मजमूई तौर पर दुनिया के जो हालात हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो जंगें हैं, वो दुनिया को किस तरफ ले जा रही हैं। अगरचे मौजू काफ़ी तवील है, काफ़ी गहरा है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इख्तिसारन हर हर यानी मामले पर जो है गौर किया जाए और इस पर बात की जाए। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिफाई तजियाकार, मेरी मुराद है डॉक्टर अर्शी खान साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब मैं इसके साथ साथ नाज़रीन अगर हम देखें तो साथ ही साथ हमारा मुल्क भी, भारत भी अगर हम देखें तो एक यानी पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह की सूरत हाल बन आई थी, जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था जिसमें मासूमों की जानें गई थी, उसके बाद भारत की जानिब से भी हमला किया गया और जिसको सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया गया। बहरहाल 4 दिनों तक ये कार्रवाई 7 मई से लेकर अगर हम 10 मई तक अगर देखें, 10 मई को बहरहाल दोनों मुल्कों ने जंगबंदी से इत्तेफाक किया। तो सब कॉन्टिनेंट की भी जिस तरह की सिचुएशन है वो भी दुनिया के सामने है। तो बहरहाल मैं डॉक्टर साहब आगाज़ करना चाहूँगा आपसे डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा हुआ है सऊदी अरब का, यहाँ से फिर उसके बाद हम दीगर यानी ममालिक का भी रुख करेंगे और उस पर भी बात करेंगे। इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब आप? ये तो दौरा काफी इम्पोर्टेंट है, खास करके जो इमर्जिंग पॉलिटिकल सिनेरियो है पूरे मिडिल ईस्ट में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। जी। और इसमें आप देखें कि ट्रम्प की जो प्रायोरिटी है वो ह्यूमन राइट्स के जगह पे वो अमेरिकन इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो है इंटरेस्ट है और उसकी सिक्योरिटी अमेरिकन सिक्योरिटी। जी। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका फर्स्ट इसका नारा जो है ट्रम्प ने लगाया था, लेकिन हमने ये भी कहा था कि ट्रम्प के एतराफ में जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर जो है काफी स्ट्रॉन्ग प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी वाले लोग। जी। अब इस बीच में दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट है तो वो इजराइल तो कर नहीं रहा है अमेरिका में, बल्कि इजराइल जो है हर साल वो 10 से 12 बिलियन डॉलर जो है वो ले रहा है अमेरिका से। जी। और अब तक इजराइल ने जो है इधर 4-5 डिकेड में मोर देन 160 बिलियन डॉलर लिया है आपके अमेरिका से एड। जी। तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है खास करके ट्रम्प के दौर में अमेरिका में वो गल्फ कंट्रीज। जी। तो ये बेसिकली जो मॉनेटरी फैक्टर है जिसके वजह से वो ट्रम्प का जो पहला दौर था उसमें भी जो फर्स्ट विजिट थी वो आपके सऊदी अरबिया की विजिट थी।
जिसमें आपने देखा होगा कि उस वक्त $1 बिलियन का एक हार उनको पेश किया गया था जी वहाँ जी पे। और ये भी जो है सबसे बड़ा जो दौरा है ट्रम्प का, सबसे पहला और बड़ा दौरा वो आपके सऊदी से ही शुरू हुआ। ये सऊदी आज पहुंच चुके हैं ट्रम्प, जी और इसके बाद जो है ये कतर भी जाएंगे, यूएई भी जाएंगे। जी हाँ यूएई ने जो है, आपको याद होगा कि मार्च में ही कहा था कि हम 1 ट्रिलियन से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इसमें, अमेरिका में। एआई सेक्टर वगैरह, चिप में और सेमीकंडक्टर एआई में। हम्म और यहाँ इसके पहले आपने देखा होगा कि जो एमबीएस है मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने ऑलरेडी प्लेज कर रखा था कि मैं $600 बिलियन तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ही। जी लेकिन अब बात ये आ रही है कि ट्रम्प के आने के बाद शायद $1 ट्रिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है, ये सऊदी जो है वो इन्वेस्ट करेगा अमेरिका में $1 ट्रिलियन। जी जी और इसके साथ साथ ट्रम्प ने ये भी प्रपोजल लाया है कि करीब $100 बिलियन का जो आर्म्स सेल है उसका भी पैकेज लाया है कि आप ले सकते हैं, इसलिए कि जो पैसा आता है बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट को वो आर्म्स सेल से भी आता है। जी तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो पहला मुद्दा है वो तो गल्फ इन्वेस्टमेंट वाला है। जो जी गल्फ के पास मनी में आप देखते हैं, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर जो है ये भी जाते हैं गल्फ, और बहुत गले लगते हैं, और फिर बड़ी अच्छी मीठी मीठी बात होती है वहां पे। और तो उसमें भी जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट फैक्टर है, मनी फैक्टर। जी दूसरी चीज ये भी कही जा रही है, जो कि खास करके इजरायली न्यूज़पेपर में भी छपे हैं, कि दूसरा फैक्टर ये है कि सऊदी और यूएई लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह से सीज फायर हो गाजा में, इसलिए कि गाजा में जिस तरह से वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, इससे जी अरबों की भी बदनामी हो रही है काफी। अरब कंट्रीज जो बैठ करके वहां पे गुलछल्ले उड़ा रहे हैं और जी एंजॉय कर रहे हैं, तो इनको कोई हमदर्दी नहीं है इन सब लोगों से। तो दूसरा फैक्टर जो है कि किस तरह से सीज फायर को एडवांस किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया। और तीसरा ये भी किया जा रहा है कि ईरान को कैसे डील किया जाए कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। जी तो इससे जो है इसराइल को भी खुशी महसूस होगी और आपके सऊदी वाला को खुशी महसूस होगी। और आप देखें कि ट्रम्प के साथ एक बड़ी टीम आई है जी और उस टीम में जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, और मार्को रूबियो भी है जो वो भी वैसे नहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे कॉलिन पावेल थे या जो और भी पहले लोग थे, ठीक है ना। तो और इस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, ये भी इनके साथ में है। फिर कॉमर्स सेक्रेटरी हैं यूएस के हॉवर्ड लुटनिक, ये भी इनके साथ में है। और जो अमेरिका के स्पेशल इन्वॉय हैं स्टीव विटकॉफ, जिन्होंने पहला सीज फायर कराया था आपके गाजा का और जनवरी में, और फिर उसको जो है वायलेट किया इजराइल ने। जी तो ये पूरी टीम है इनके पास। और ये भी एक मेरे ख्याल से कुछ हद तक सही है कि वहां पे पूरे गल्फ जीसीसी जो है ना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो 6 कंट्री है उसमें, इसके भी लीडरान की मुलाकात होगी वहीं रियाद में ट्रम्प के साथ। जी जी और शायद जो पीएलओ के जो प्रेसिडेंट हैं आपके, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, जी की मीटिंग होगी ट्रम्प से। और ये भी बात सुनने में आई है कि शायद जो सीरियन प्रेसिडेंट हैं अहमद अल शरा, जी जी तो उनकी भी मीटिंग जो है, इसलिए कि अहमद अल शरा के पीछे जो है सऊदी बैकिंग है और यूएई की भी बैकिंग है। तो और एक तरह से वो उन्होंने शायद कन्विंस भी किया है ट्रम्प को, तो ट्रम्प जो है वो शायद इनसे भी मिलेंगे। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि कतर में ऑलरेडी ट्रम्प के ही कहने पे जी चाहे वो कहा जाए सॉफ्ट प्रेशर या इंटरनल प्रेशर या साइलेंट प्रेशर, वो नेतन्याहू ने जो है एक बहुत हाई लेवल की सीज फायर निगोसिएशन टीम को भेज दिया है कतर में। जी वो डिस्पैच कर दिया, और वो टीम जो है तब तक रहेगी जब तक कि ट्रम्प उस तरफ रहेंगे उस पूरे रीजन। तो शायद हो सकता है कि वो मॉनिटर भी कर रहे हो कि क्या क्या बातें हो रही हैं, सारा कुछ जो है। जी तो ये भी माना जा रहा है कि जो है कि ट्रम्प जो है वो काफी खुश नहीं है जो भी जिस तरह से वायलेंस हो रहा है आपके वहाँ गाजा में। जी और जो ऑफेंसिव है, उन्होंने कहा कि ये बेकार की ऑफेंसिव है, इसे होना नहीं चाहिए। तो इससे भी जो है वो नेतन्याहू की छवि काफी खराब हुई है वहां पे, और इजराइल फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि 4 राउंड जो है ईरान से टॉक भी हो गया, न्यूक्लियर टॉक।
तो चारों राउंड जो है वो, जो लास्ट राउंड है, ये शुरू होने के पहले तो कुछ ऐसी बातें आ रही थी जिससे काफी ज्यादा ऑफेंसिव स्टेटमेंट आ रहा था अमेरिका का हाँ ईरान के खिलाफ में। जी लेकिन जब ये मीटिंग हो गई तो फिर दोनों साइड से बड़े पॉजिटिव जो है आए, पॉजिटिव इम्प्रेशंस आए। जी जी और खास करके ट्रम्प ने ये कहा कि ईरान जो है बहुत ही इंटेलिजेंटली हम्म हमसे डील बातचीत कर की रहा जी है, इंटेलिजेंटली। हम्म और फिर ट्रम्प ने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि ईरान जो है वो काफी मालदार हो और काफी खुश हो और पीसफुल हो, ये हो वो हो, सारा हम्म कुछ इस तरह की बात। तो ये भी चीज जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ में जा रही है। लेकिन नेतन्याहू का मेन प्लान ये है कि वो सिर्फ ईरान से बल्कि किसी भी तरह से मुआहदा, कोई भी न्यूक्लियर मुआहदा नहीं हो, हम्म और इस तरह का मुआहदा हो कि बिल्कुल ईरान की बेइज्जती हो पूरी तरह से, ईरान उसे करेगा नहीं। और जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो फिर अमेरिका जो है ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा और फिर उसकी भी जंग हो जाएगी। इसलिए कि आप जानते हैं कि इजराइल के लिए ही अमेरिका ने जो है सद्दाम हुसैन को वहां पे खत्म किया, और उसके बाद जो है सऊदी को भी वहां पे पुश किया, वो हूथी पे उन्होंने अटैक किया 2015 में जी उसी तरह से सीरिया को भी बर्बाद किया और जो है लीबिया को भी बर्बाद किया। तो ये तमाम इसके पीछे जो है इजरायली इंटरेस्ट रहा है, और इसके बयानात अमेरिका में भी काफी शाये हो चुके हैं सारी चीजें जी अब ये चाह रहे हैं कि जो एक लास्ट लेग बचा हुआ है आपके ईरान, इसको भी किसी तरह से जैसे हशर किया इन्होंने इराक का, तो इसको भी उसी तरह से बर्बाद किया जाए। और इसमें आपने देखा कि ट्रम्प ने जो है काफी चेंज हुआ है, ट्रम्प का जो टोन है काफी चेंज हुआ, उसकी जो जबान है वो भी काफी चेंज हुई। और खुद हमास पे भी जो है जबान काफी चेंज हुई, इसलिए कि हमास ने भी एक डील किया आज ही, जो है हमास ने एक अमेरिकन एदान एलेक्जेंडर, जो अमेरिकन इजरायली सिटीजन थे जी यंग, तो उसको छोड़ दिया, इसलिए कि एदान जो थे वो अमेरिका में ही रहे थे, तो यहूदी यंग बच्चा है। और फिर 2022 में इसने जो है इजराइल आर्मी ज्वाइन किया, वो इजराइल शिफ्ट कर गए वो लोग। और उसके बाद फिर 7 अक्टूबर को ये होस्टेज हो गए, और इसकी बड़ी लंबी निगोसिएशन चली आपके अमेरिका के विटकॉफ और आपके हमास के बीच में। और इन दोनों के बीच में एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन बिजनेसमैन भी थे, उनका नाम है बिशारा जी। तो करीब 20 से ज्यादा मैसेज जो है आपस में इन्होंने एक्सचेंज किया, टेलीफोन कॉल्स हुए थ्रू इनके जी जी। और इसकी कोई भी खबर इजराइल को नहीं दी गई। लेकिन इसी अभी पिछले जुमरात को ही स्ट्रेटेजिक मिनिस्टर जो है डरमर, रॉन डरमर जो है इजराइल के, वो गए हुए थे वहां पे ट्रम्प के पास, और वो विटकॉफ से भी मिले। तो विटकॉफ ने कोई बात ही नहीं की कि भाई मेरा क्या निगोसिएशन चल रहा है जी, वो उसको रिलीज करने के लिए जो अमेरिकन होस्टेज है जी। तो खुद जो है रॉन ने ही पूछा कि इसका क्या हुआ, इसलिए कि खबर ये छपी है कि इजराइल भी उसको इंटरसेप्ट कर रहा है। अच्छा, मतलब किस तरह से अमेरिकन बात कर रहे थे खुफिया तौर पे हमास से इनडायरेक्टली अपने होस्टेज को छुड़वाने के लिए जी। तो तमाम खबर जो है वो इजराइल को मिल रही थी टोटल जी। तो ये चीजें कुछ डेवलप हुई हैं आपके वहाँ पे मिडिल ईस्ट में जी, जिससे इजराइल जो है वो काफी तो नाराजगी अंदर से नाराज है। हालांकि स्टेटमेंट आया है कि नहीं हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हैं सारा कुछ जी। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया में अमन कायम करने और जंगें रोकने की एक बात कही, यानी इलेक्शन से पहले भी उनका कैंपेन जो था इस हवाले से वो अपने इजहार यही कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर गाज़ा के हवाले से बिलखुसूस वही रवैया देखा गया था कि ये इजराइल को छूट दिए हुए हैं। लेकिन क्या अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हर मामले में वो अब यानी नरमी का मुजाहरा करते हुए, इफ़ाम और तफ़हीम की बात करते हुए, जैसे चाइना के साथ, जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ दरमियान जो कुछ करवाया, और फिर इसके साथ साथ यूक्रेन का मामला, लेकिन गाज़ा का मामला एक रुका हुआ था, वही अमेरिका की पुरानी पॉलिसी हम देख रहे थे। लेकिन क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि गाज़ा के मामले में ट्रंप जो है जिस तरह से कोई पेशरफ्त कर सकते हैं, कोई ऐसी जो पॉजिटिव हो? देखिए ये चीज इसमें सर्टेनिटी तो नहीं हो सकती जी जी। मतलब इसमें अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा, इसलिए कि मैंने पहले भी शायद आपके या किसी और टेलीविजन पे हमने बोला था जी
कि ट्रम्प अगर कोई पॉजिटिव स्टेप लेना भी चाहे तो इतनी रुकावटें इस तरह से घिरे हुए हैं ये चारों तरफ से, इसलिए कि जो भी इलेक्शंस होते हैं वहां पे आपके फेडरल लेवल पे जिसमें प्रेसिडेंट का होता है, वो चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी के हो रिपब्लिक को, सबको इन्होंने घेर रखा है इजरायली लॉबी ने। वो पूरी चलाती है, पूरी तरह से घेर रखा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो या आपके फॉरेन पॉलिसी का सेक्टर हो जी, नहीं, तो इन्होंने काफी घेर रखा है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी डिमोन्स्ट्रेशन हुए हैं अमेरिका में स्टूडेंट्स के खास करके, वो डिमोन्स्ट्रेशन हुए हैं भाई ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जी, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ पैलेस्टीनियन के लिए। तो वहां पे ये लोग लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि इसको कह दिया कि एंटी इजराइल चल रहा है या एंटी सेमाइट चल रहा है। एंटी सेमाइट का मतलब एंटी यहूदी, जी हाँ, है ना। हालांकि वो एंटी यहूदी नहीं है ना एंटी इजराइल है, वो तो बेसिकली ये है कि किस तरह से फलस्तीनियों के हक को दिया जाए, उनकी जान बचाया जाए, उनको खाना दिया जाए। तो इसका मतलब, और कई जगह यूनिवर्सिटी में जो है सस्पेंड हुए और वहाँ पुलिस बुलाई गई और वहाँ जो लोग जॉब में थे उनको टर्मिनेट किया गया, उनके टेन्योर को खत्म किया गया। और वहाँ पे खैर जो फेडरल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने काफी प्रोटेक्शन किया, लेकिन वो अमेरिका को, मैंने तो पहले भी कहा कि अमेरिका को इन्होंने होस्टेज बना रखा है करीब 30-40 साल से, बल्कि उससे भी ज्यादा कहा जाए तो। अब एक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कोशिश किया था कि इजराइल पे दबाव बनाए, बेन गुरियन उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर थे, 1950s और 60s की बात है। जी जी। तो उसमें जो है जेफ कैनेडी थे, वो काफी प्रेशर बनाना चाह रहे थे, उन्होंने कुछ किया भी, तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उनको मार दिया गया जी। और मारने वाले भी लोग जो है वो मिडिल ईस्ट से ही हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी। तो इनकी बड़ी पहुंच है, काफी अंदर घुस चुके हैं, इसलिए सफोकेशन है वहां पे काफी ज्यादा लोगों में जी। तो अगर ट्रम्प इसमें कामयाब हो गए कि वो किस तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट को वो एडवांस करेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो अगर वो इंडिपेंडेंटली करने का इरादा करते हैं, और ये भी उनको देखना होगा कि किस तरह से वो अपने आप को वहां के लॉबी के इन्फ्लुएंस से बचाएं, उसकी पकड़ से बचाएं जी। तो अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो इसमें सर्टेनिटी हो जाएगी। लेकिन अगर कामयाब नहीं होंगे तो फिर सर्टेनिटी, फिर ये लोग घेर लेंगे। जैसे होता है ना कि जो एक बड़ा सांप होता है वो आदमी को जो है बांध देता है चारों तरफ से जी। तो वही सिचुएशन है बेसिकली वहां पे। और आप जानते हैं कि इनके बहुत सारे एडवाइजर और बहुत सारी जो टीम है वो बहुत ज्यादा प्रोजैक्टिस्ट है वहां पे। लेकिन चूंकि एक इकोनॉमिक फैक्टर ऐसा है, स्ट्रॉन्ग फैक्टर है गल्फ के, जिसके तरफ ये काफी ज्यादा माइल है उस तरफ जी, और हो सकता है उसकी वजह से नरमी भी आई और नरमी आ भी रही है सारा कुछ। तो ये चीजें हो सकती हैं, और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं गाजा में खास करके, तो उससे अंदाजा हो रहा है कि जैसे गाजा में आपने देखा होगा कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड का प्रोग्राम है, ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रोग्राम तो पहले तो आया था कि इजराइल उसको करेगा जी। फिर वहाँ काफी नाराजगी हुई कि भाई इजराइल, तो फिर अमेरिका ने कहा नहीं कि हम करेंगे। तो फिर वो अमेरिका ने ही उसको जो है अपने ऊपर ले लिया कि मैं जो है इसको करूंगा, गाजा कुछ ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन करके जी। और उसमें जो है अमेरिकन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको ये दिया गया है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि आप इसको बांटेंगे और वहां पे कोई भी जो है इजरायली फोर्स नहीं होगी जी। तो गाजा में 4 जोन बनाया गया और चारों जोन में करीब 3 लाख लोगों को, मतलब 1.2 मिलियन लोगों को जो है वहां पे फूड पैकेज वगैरह दिया जाएगा सारा कुछ जी। तो उसमें ये कोशिश की जाए कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो आम लोग हैं उनके पास खाना पहुंचे और दवा पहुंचे सारा कुछ। तो हालांकि ये जो अमेरिकन जो पैकेज है जी, वो थोड़ा इजरायली सिक्योरिटी से ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा अलग भी है। लेकिन ये और इसके पहले जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज थी वो वहां पे लाते थे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो अनरवा था वो वहां पे इन्वॉल्व था। तो ये दोनों को बाईपास कर देगा। हालांकि यूनाइटेड नेशन में भी काफी जो है अपोजिशन हुआ और क्लोज डोर मीटिंग जो हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें स्टीव विटकॉफ ने करीब 14 पेज का जो इनका जो प्लान था उसको वहां पे प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन ये इजराइल से अलग है जी। और इसमें भी कहा जा रहा है कि भाई एक तरह का ये ट्रम्प का ये अपना एक प्रोग्राम है जी। जी। तो उसी तरह से इन्होंने एडान अलेक्जेंडर को जो है रिहा करा लिया विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इजराइल जी। तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये इजराइल विजिट नहीं करेंगे ट्रम्प,
अभी जो मिडिल जी ईस्ट हाँ, के नहीं टूर जा पे रहे हैं, हैं। जी हाँ। तो पहले तो वहाँ सलाम जाके जो है पहले फूल माला माला चढ़ाया जाता था ना जी वहाँ हाँ, जाके। बिल्कुल। वहाँ से फिर इधर सऊदी अरब हाँ आते। हाँ, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे ये, हालांकि हो सकता है ये टर्की में उतरे हैं, ये भी एक प्लान है इनका कि हम्म। तुर्की में जहाँ पे जा सकते हैं। जी जी। उसके बाद फिर जो ईरान से मुआहदा हो रहा है, इसमें भी 4 राउंड का टॉक हो गया और अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आपके ईरान और अमेरिका में अभी तक। हम्म। इससे भी इसराइल जो है वो परेशान है आज के डेट में। जी। तो इसलिए, और उसके अलावा जो हूथी से इन्होंने सीज फायर किया है, हम्म। भाई हूथी से इन्होंने कहा कि अब हम हूथी पे हमला नहीं करेंगे। अमेरिका। तो हाँ, अमेरिका ये तो नहीं चाह रहा था इसराइल की इस तरह से हो। इसराइल तो चाहता है कि भाई जो भी, जिससे भी हमको खतरा महसूस होता है, हालांकि वो खतरा हो या ना हो, जी जी। तो उसको हम पिटवाएं अमेरिका से ही। तो अमेरिका ही है जो उस पे सारा कुछ है। तो वहां भी जो इन्होंने सीज फायर किया हूथी से, तो इसमें भी इन्होंने इजरायलियों को इन्वॉल्व नहीं किया। डॉक्टर साहब, क्या ये एक बहुत अहम मतलब कदम नहीं हुआ कि अमेरिका बिल्कुल एक गरीब और नातवां और मतलब जिस मुल्क की कोई ऐसी दिफाई हैसियत ना हो उससे जो है आप मुआहदा करते हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब आप? क्या, दोबारा बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हूती से जब मुआहदा अमेरिका कर रहा है, दुनिया की सुपर पावर कंट्री, और बिल्कुल वो लाग़िर लोग और बिल्कुल जो है गरीब मुल्क, और उनसे जो है इतना बड़ा मुल्क किसी मामले पर जो है मुआहदा करता है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? भाई ये तो आप जानते हैं कि हूथीज जो है वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और वो मेरे ख्याल से 2011 से झेल रहे हैं। 2011 से 2014 तक निगोसिएशन का फेज चला विद इन येमेन आपस में। जी। तो वो फेल कर गया या फेल करा दिया गया बेसिकली। वो फेल कराया गया। जी। तो हूथियों के पास इसलिए कि एक बड़ी आबादी है, उनके पास सारा, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, डिफेंस सिक्योरिटी एक्सपीरियंस है। और फिर वहाँ पे वो नवल फील्ड में भी काफी ज्यादा आगे हैं, उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी सिस्टम उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इन्होंने भी काफी डैमेज किया वहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट को। अमेरिकन नेवी को भागना पड़ा, वहाँ पे जो वारशिप थी उसको करीब 2500 किलोमीटर भागना पड़ा। इनके 2 जहाज भी गिराए, तो बहुत सारा इनका नुकसान हुआ मेरे ख्याल से। लेकिन डॉक्टर साहब, इनकी तो, इन बड़ी ताकतों की तो मामला ये है कि अगर इनका थोड़ा सा भी नुकसान हो तो फिर उससे उसके खिलाफ जो है शिद्दत के साथ जो है कार्रवाई होती है, और फिर मतलब फिर वो कोई सर उठा नहीं सकता। तो ये इनकी हमेशा रुदाद रही है। तो किस तरह से हूथियों से ये जो है बातचीत करते हैं या फिर बातचीत की गई है? हूथियों से बनी, हूथी जिस पॉइंट पे है वहां से बहुत सारे जो शिप और ट्रेड, जो नवल रूट है, आपके जो सी रूट है जिसे ट्रेड होता है जी, दुनिया का ज्यादा, जो 90% से ज्यादा जो ट्रेड होता है वो सी से होता है, तो सी रूट। जी जी। तो उस पर नेचुरली जो अमेरिका को काफी जो है उसमें लॉस हो रहा था, इसलिए कि अमेरिकन जो है वो बेसिकली वो बिजनेस टाइप के लोग हैं। इनकी नजर रहती है कि आर्म्स मेरा बिक रहा है या नहीं, हमारा ऑयल अच्छे रेट में मिल रहा है या नहीं, हमारी चीजें बिक रही है नहीं, है ना, इनके हमारे होटल्स बन रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि अभी कतर ने $400 मिलियन का एक जहाज जो है पर्सनल गिफ्ट किया है जी। तो ट्रम्प साहब खुश हो गए फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह से जो है कतर में एक स्काई स्क्रैपर जो है क्रिप्टो करेंसी में जो है बिकेगा, उस फ्लैट बनेंगे, वो भी जो है अमेरिका ने उसका एक लिया है। अमेरिकन जो है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ लेना चाहते हैं और दूसरे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये बिजनेस लोग हैं, तो अच्छे मकान, अच्छी जिंदगी, लग्जूरियस लाइफ चाहिए। अब नेचुरली इसमें जो है हूथी से लड़ते हैं, इसलिए कि हूथी ने इन पे दर्जनों जो है बहुत एडवांस ड्रोन को भी गिरा दिया, सारा कुछ। तो और उसके साथ साथ जो है हूथी पे लगातार इन काफी हूथियों को इन्होंने डैमेज भी किया, बहुत सारी फैसिलिटीज को इन्होंने बॉम्ब भी किया, लेकिन फिर भी हूथियों का जो रेजिस्टेंस था, वो जो एग्रेशन था, वो कम नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने, ट्रम्प ने कहा भी कि भाई दे आर वेरी मतलब करेजियस पीपल। ये भी जो है तारीफ की ट्रम्प ने। तो डिपेंड करता है आप कितना रेजिस्ट कर सकते हैं सारा कुछ, आपके साथ लोग यूनाइटेड है या नहीं। इसलिए कि पूरे जो हूथी है वो सब एक तरफ है, बिल्कुल यूनाइटेड है। बल्कि अब आपने देखा होगा कि येमेन, पूरा येमेन जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है जी। एक हिस्सा वो है जो हूथियों के पास है, एक हिस्सा वो है जो सऊदी स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट है, एक हिस्सा वो है जो यूएई स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट है जी। तो ये जो दोनों कंट्रीज हैं आपके गल्फ के, सऊदी यूएई, ये तो प्रो अमेरिकन हो गए। हाँ। तो हूथी जो है वो किस तरह से घिरा हुआ है चारों तरफ से, उसके बावजूद भी वो सरवाइव कर रहा है और सरवाइव किया अब तक। तो जब अमेरिकन को ये लग गया कि भाई मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और फॉर नथिंग, तो किसके लिए लड़ रहे थे?
जी इसलिए कि हूथी पे जो बॉम्बिंग अभी शुरू हुई, वो शुरू हुई थी जब हूथियों ने कहा कि 2 मार्च को इन्होंने एड बंद कर दिया जी गाजा में, और मेरे ख्याल से 14 या 15 मार्च से इन्होंने अटैक शुरू कर दिया गाजा में। जी तो हूथियों ने कहा था कि आप अगर गाजा पे अटैक करेंगे तो मैं इजराइल पे अटैक करूंगा और उनके शिप पे अटैक करूंगा। जी तो शिप पे अटैक करने के पहले ही, जब हूथियों ने शिप पे कोई अटैक नहीं किया था, सिर्फ कहा था, उसके पहले ही जो है अमेरिका ने बॉम्बिंग शुरू कर दी वहां पे हूथियों पर, जी और फिर उनको सीजफायर करना पड़ा। जी जी डॉक्टर साहब, अब इसके साथ साथ अब यानी अगर हम गाज़ा की जो सिचुएशन है, गाज़ा के जो हालात हैं, इसके साथ साथ शाम में अगर हम इन 15 दिनों में देखें तो इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए, बम्बारियाँ की गई, और फिर जिस तरह से इन्वेजन हुआ, तो किस तरह से शाम की सिचुएशन को, शाम के हालात को और शाम का कंट्रोल, इसको किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? भाई, शाम में तो हमने, मैं आपके टेलीविजन पे मैंने जी पहले कहा था कि शाम के जितने एयरफोर्स के इंस्टॉलेशंस थे, जितने इनके बड़े बड़े सिक्योरिटी सेक्टर्स थे, सबको जो है तबाह कर दिया, बॉम्बिंग कर दिया इसराइल। जी अब ये बिल्कुल खामोश रहे, अब बोले भी तो बहुत थोड़ा सा बोले। और अभी भी इन्होंने बॉम्बिंग किया कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से कल भी किया है शायद बॉम्बिंग, पूरा बफर जोन इन्होंने कैप्चर कर दिया। और फिर इन्होंने एक नई चीज निकाली इसराइलियों ने कि हम वहाँ पे जो एथनिक माइनॉरिटी है उसके प्रोटेक्शन के लिए, मतलब बिल्कुल बेवकूफ, बिल्कुल बेतुकी बात। और आपने ये भी देखा था अभी कि कई कई लोग वहाँ पे दुरूस कम्युनिटी के लोग मारे गए जी सीरियन लोगों के जरिए, मतलब कि सीरियन फोर्स के जरिए। जी और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज की गई थी कि वहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड या कुरान पाक से रिलेटेड कोई गलत चीजों को मतलब के एक वहीं के दुरूस के इमाम के आवाज में उसको रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, जी जी। और उसको फैलाया गया था वहाँ। तो नेचुरली ये टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं किसके पास है, वो जी उसी हाँ के पास है जिसने 9/11 किया और जिसने इराक को तबाह किया। जी तो वहाँ पे ये बेसिकली वहाँ पे दुरूस को, दुरूस के खिलाफ, दुरूस और वहाँ पे शरा की गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में वहाँ पे फूट डाली गई। जी जी। और वहाँ पे बड़ी किलिंग हुई, करीब 15-20 लोग मारे गए और जख्मी हुए काफी लोग। जो जख्मी हुए थे उनका इलाज भी कराया इसने इसराइल में। और फिर लेकिन वहाँ के जो होशमंद लोग थे, खास करके आपके सीरिया में, सीरिया वाले जो दुरूस थे, हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसराइल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, इंटरनेशनल एजेंसी इन्वॉल्व हो सकती है। हाँ। तो ये चीजें सब इसराइल कर रहा है वहाँ पे हर तरह से। उसी तरह से इसराइल ने ये भी कहा था कि भाई हमें जो है कुर्दों की बड़ी फिक्र है। जी। लेकिन कुर्दों ने मुआहदा कर लिया इनसे, अल-शारा से। तो हर तरह से वहाँ पे, इसलिए कि अभी जो पोजीशन है सीरिया की, वो इंटरनली भी अपने आप को वो सिक्योर नहीं कर सकता है। जैसे वो सिचुएशन थी खास करके जब तालिबान वजूद में आए थे आपके 1994 ऑनवर्ड्स। तो जब ये शुरू का जो पीरियड था तालिबान का, तो उसमें इस पोजीशन में नहीं थे कि वो अपने ही लोगों को ज्यादातर बचा सके, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग थे। जी जी। और लेकिन उससे भी खराब हालत आज के डेट में सीरिया की। लेकिन जो साउथ वेस्ट है, बहुत सारा एरिया इन्होंने कैप्चर कर रखा है, इनके टैंक्स हैं, जो पूरा गोलन हाइट्स से भी आगे का एरिया था, जो माउंट है जी जबल, जी जी, तो उस पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, वहां पे इन्होंने टैंक जाके बैठा दिया है सारा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इतनी कमजोरी आ गई सीरिया की तरफ कि सीरिया ने खुद जो है इनसे इनडायरेक्ट निगोसिएशन शुरू कर दिया जी। और 30 अप्रैल को ही जो है वो अमेरिका के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी, वो शरा से करीब 4 घंटे गुफ्तगू हुई 1 to 1 जी। और उसमें बहुत सारी चीजें की गई। उसमें कहा गया कि ट्रम्प टावर जो है बनाया जाए दमस्कस में। जी। उस पे अल-शरा एग्री कर गए, फिर अल-शरा भी एग्री कर गए, भाई हम चाहते हैं कि इजराइल के साथ पीस हो। पीस का मतलब कि हम इजराइल को एक्सेप्ट कर लें, वहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन हो। और तीसरी चीज ये हुआ कि यूएस जो है, यूएस की कंपनी को एक्सेस मिले सीरियन ऑयल और गैस सेक्टर में। जी। तो ये तीनों चीज के लिए जो है वो एग्री करा लिया उसने शरा को, इसलिए कि शरा का जो इनके पास पूरा प्रोफाइल बना हुआ है कि वो यूएस के टेररिस्ट लिस्ट में है, वो अभी तक आउट नहीं किया गया, उसको वहां से निकाला नहीं किया, खारिज नहीं किया गया है। दूसरी चीज है कि सीरिया पे अमेरिकन एक्सटेंशंस हैं काफी ज्यादा। जी हाँ। तीसरी चीज है कि हमें जो यूएस का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो सीरिया से नहीं है। हाँ। तो इन सब चीजों को, क्रेडिबिलिटी को दोबारा हासिल करने के लिए शरा जो है वो
काफी ज्यादा परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने जो है वो आपके मोहम्मद बिन सलमान और जो MBZ और MBS की मदद वो दे रहे हैं। और हमें हो सकता है कि इसमें कामयाबी मिले, लेकिन सीरिया का जो वजूद था, जो सीरिया का एक स्टैचर था, आपके रीजनल स्टैचर, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, कोलैप्स खत्म हो गया। इसलिए कि भाई आप डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का अभी जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो उन्होंने एक पेशरफ्त की और जंग को रुकवाने की बात की और क्रेडिट सारा वो ले रहे हैं, तो बहरहाल इसके साथ उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में लोगों की जानें चली जाती हैं अगर वो इसमें पहल नहीं करते। लेकिन वहीं गाज़ा में जो रोज़ाना की बुनियादों पर जिस तरह से अभी तक हज़ारों फ़लस्तीनी जो है शहीद कर दिए गए, क़त्ल आम मचा हुआ है, और अब भी कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि जिस दिन फ़लस्तीनियों की निहत्तों की जो है जानें न जाती हों। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इस मामले में जब आप एक मकाम पर इस तरह की बात करते हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन की वॉर रुकवाने की बात करते हैं, लेकिन गाज़ा के मामले में प्रैक्टिकली क्या हो सकता है आगे के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप से क्या उम्मीद की जा सकती है? एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत यानी अगर हम गाज़ा की सूरत हाल को देखें तो खंडर कर दिया गया, और इसराइल रोज़ाना जो है हमले जिस तरह से यानी इब्तदाई दिनों से जो है उसने किया था, वही चीज़ तसलसल जारी है। मज़ाहमत के हवाले से, रेजिस्टेंस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि अब भी जो है हमास या फिर जो भी मज़ाहमत कर रहे हैं वो कितने मजबूत हैं, और इसराइल वाक़ईतन अपने मकसद को कितना हासिल कर पाया है, और क्या वो कंट्रोल कर चुका है गाज़ा पर? देखिए, गाज़ा पे तो जो मिलिट्री ऑफेंसिव है इसराइल का, वो काफ़ी बढ़ा जी, और इसकी वजह से आप देखेंगे जो 50% गाज़ा है, बल्कि उससे ज़्यादा है गाज़ा का एरिया, उसको इन्होंने कैप्चर कर। कैप्चर करने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी इनके पास जो 3 कॉरिडोर थे पहले से, उसको हाथ में ले लिया। उसके अलावा जो बफर जोन का एरिया था उसको एक्सपेंड किया काफी चारों तरफ से, और जहां जहां पे इनकी आर्मी गई वहां पे वो रुक गया, वहां से वापस। लेकिन ये जब भी आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पे इनको रेजिस्टेंस मिल रहा है काफी स्ट्रॉन्ग। इसलिए आपने देखा होगा कि हाल में और कि काफी नुकसान हुआ, काफी नुकसान, जानी और माली दोनों नुकसान हुआ इसराइल। और इसराइल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, ये पूरी तरह से बॉम्बिंग कर रहे हैं। आज भी इन्होंने बॉम्बिंग किया, करीब 50 लोग उसमें मार दिए गए जी। और एक उन्होंने हॉस्पिटल पे ही साउथ गाजा में बॉम्बिंग किया, जिसमें ये शक था कि 2 लोग वहां पे मौजूद है। अब 2 लोगों के लिए एक लोगों के लिए पूरे हॉस्पिटल पे बॉम्ब कर रहे हैं। सारा हॉस्पिटल इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने बर्बाद कर दिया जी। वहां पे करीब 20 से 25 बेकरीज थी या उससे भी ज्यादा थी, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड वाले भी चला रहे थे। सारी बेकरी को इन्होंने तबाह कर दिया। इसके अलावा जो इनके पास जो बुलडोजर थे आपके गाजा के गवर्नमेंट के पास, जो हमास की गवर्नमेंट थी वहां पे ना, हमास की पॉलिटिकल पार्टी है, तो इनके पास जो व्हीकल्स थे और जो बुलडोजर थे जो मलबा उठाते थे, जैसे किसी बिल्डिंग को इन्होंने बॉम्ब कर दिया, बिल्डिंग गिर गई, अब वो बिल्डिंग के जो लोग अंदर दबे हुए हैं तो मलबा उठाना पड़ता है, रबल्स जिसको बोलते हैं जी जी, तो उन गाड़ियों को भी इन्होंने बॉम्ब कर दिया। तो अलग है कि इन्होंने करीब 150-200 सिर्फ इन्होंने जो है वो जो वैन होती है हॉस्पिटल, तो इमरजेंसी वैन होती है, इन्होंने इसको डैमेज कर दिया जी। और आपको यही पता है कि करीब 1200 मेडिक्स को इन्होंने मार दिया है, और 215 आज के डेट में 215, इसलिए कि आज के डेट में एक जर्नलिस्ट को भी इन्होंने मार दिया जी। उसी जर्नलिस्ट ने कुछ फोटोग्राफ भी खींचे थे आपके 7 अक्टूबर 2023 के, उसको भी इन्होंने मार दिया आज जी। तो ये आज की चीज है। और आप ये देखेंगे कि वहां पे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो एक तो कि भूख से उनकी जान जा रही है, बॉम्बिंग से उनकी जान जा रही है जी हाँ, और जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन का मतलब कि गंदा पानी, खाना नहीं मिल रहा है जी जी, 3 दिन में एक मील मिल रहा, वो भी बिल्कुल ही थोड़ी सी जो है छोटी सी कैलोरी के साथ। तो ये बच्चों के साथ है। वहां पे जो हामला औरतें हैं, प्रेग्नेंट जो वीमेन है, एक्सपेक्टेड मदर्स, उनकी तादाद करीब 50-60 हजार है, तो उनके लिए कोई वहां पे प्रोटेक्शन, कोई मेडिसिन, वैक्सीनेशन, ये सब की बहुत ज्यादा दिक्कत है वहां पे
जी जी। इसके अलावा वो लोग जो क्रिटिकल कंडीशन में, जो कैंसर पेशेंट हैं आपके, जिनका डायलिसिस होना हम्म। है ना, किडनी वाले, या इस तरह के और भी जो पेशेंट हैं, उनका तो वो तो ऐसे ही मर रहे हैं अपने आप सारा कुछ। जी। तो गाजा की जो सिचुएशन है वहाँ पे पानी को और खाने को और दवा को एज ए वेपन इस्तेमाल किया गया। हम्म। मतलब इसको रोक दिया, और इस पे पूरी जो है दुनिया खामोश है, हालांकि लोग आवाज उठा रहे हैं इसके। हम्म। और आज ही के डेट में मैं आपको एक अच्छा डेवलपमेंट बताऊं कि आज के डेट में फ्रांस में हम्म। एक जो है फिल्म फेस्टिवल भी वहाँ पे शुरू हुआ फ्रांस में। जी जी। वो तो एक कोइंसिडेंस है वहाँ पे। जी जी। लेकिन फ्रांस में पूरे दुनिया के फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अब पता नहीं हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं या नहीं है, उसमें बॉलीवुड वाले तो नहीं होंगे, ये खामोशी है यहाँ पे। हम्म। जो 380 से ज्यादा इंटरनेशनल फिल्म फिगर्स, जी इसमें फिल्म स्टार हैं, आर्टिस्ट हैं, है ना, और कल्चरल प्लेयर्स हैं, इन्होंने लेटर, ओपन लेटर एक दिया है न्यूज़पेपर में, जो आज पब्लिश हुआ है वहाँ फ्रांस में। हम्म। लिबरेशन नाम है न्यूज़पेपर का। जी जी। और इसमें इन तमाम इंटरनेशनल, इसमें हॉलीवुड के भी एक्टर्स हैं और हम्म। एक्ट्रेस हैं। हम्म। इन्होंने जो है गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसको कंडेम किया है, इसराइल को कंडेम किया है जी। काफी ज्यादा। और फिर वहाँ पे ये कहा कि जेनोसाइड को रोका जाए किसी तरह से। हम्म। तो ये वहाँ पे आप देखेंगे, आप ये देख लीजिए कि साउथ एशिया में हमारे यहाँ कितना हुआ प्रोटेस्ट। जी। जैसे आज ही गाजा में जो पैलेस्टाइन रेड क्रेसेंट है, हम्म। उसने वहाँ एहतजाज किया रमल्ला में। रमल्ला जो है सिटी, जी जी। वहाँ वेस्ट बैंक में, वेस्ट वहाँ बैंक पे में। उन्होंने किया है। जी। और उन्होंने कहा कि सिर्फ पैलेस्टीनियन रेड क्रेसेंट के सिर्फ इनके 46 या 48 लोग मार दिए गए गाजा में और वेस्ट बैंक में, सिर्फ इनके। हम्म। मतलब इसके अलावा तो बहुत सारे और भी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं उसके अलावा। हम्म। तो एक वो वहाँ पे उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा आप देखेंगे एक रिपोर्ट शायद आज आई है या कल आ गई, जी। और ये रिपोर्ट है, इशू किया है इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी वालों ने। हम्म। और इन्होंने कोलैबोरेट किया है ज्वाइंटली 17 यूनाइटेड नेशन एफिलिएटेड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी से। हम्म। और इन्होंने पूरे रिपोर्ट में ये दिया है कि किस तरह से मास स्टारवेशन, मतलब 2.2 और 2.4 मिलियन पॉपुलेशन है पूरे गाजा की। जी। कहीं पे 2.1 लिखते हैं, कहीं पे 2.2, 2.3, 2.4। हम्म। तो वहाँ पे मास हंगर स्टारवेशन का वहाँ पे डर है, हम्म। और काफी रिस्क है, वहाँ पे लोग मरेंगे। ये है, ये आज रिपोर्ट में इस चीज को कहा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी के जो चीफ थे, जी। पहले इसके पहले, अभी जो है लेडी के पहले, हम्म। उनका नाम है जोसेफ बोरेल। जी जी। तो उनका स्टेटमेंट आया, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है कि इजराइल जो है वहाँ पे जेनोसाइड कर रहा है। हम्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट। जी। एक तो इसकी ये तो हो गया गाजा। गाजा के अलावा आप देखेंगे वेस्ट बैंक को भी गाजा बनाया जा रहा है, वहाँ पे भी जो है, बल्कि गाजा को ये तो चाह रहे थे कि अब कि यहाँ के लोग भाग जाएं किसी तरह से, हम इसको अनेक्स कर दें, फिर हमारी वहाँ फौज रहेगी। जी। लेकिन आपने ये भी देखा कि आज जो एलान एलेक्जेंडर को जो छोड़ दिया गया, होस्टेज को जो रिलीज किया, हम्म। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि भाई कोई पब्लिक सेरेमनी नहीं कीजिएगा। हम्म। हमास वालों को कहा, तो इन्होंने, हमास वालों ने नहीं किया पब्लिक सेरेमनी। जी जी। उनको 3-4 लोगों ने मिल करके रिलीज कर दिया। जी। तो उससे ये माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि इसका अनाउंसमेंट कतर में ट्रम्प करें, वहाँ सीज फायर का। सीज फायर के लिए काफी प्रेशर साइलेंटली दिया जा रहा है नेतन्याहू पे कि सीज फायर करना है। तो उसमें अमेरिका खुद अपना प्रोपोजल ला रहा है, विटकॉफ का ही प्रोपोजल है जी। हो सकता है कि इसमें इजरायली इंटरेस्ट भी तो होगा ही इसमें सारा कुछ, लेकिन विटकॉफ का अपना प्रोपोजल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद 70 से 90 दिन का ये होगा, सीज फायर होगा। 70 से 90 दिन का सीज फायर होगा। और इस सीज फायर में जो भी कभी 14-15 लोग जो बचे हुए हैं जिंदा, उनको रिलीज किया जाएगा। और इसके अलावा जो है उसी दौरान जो है फिर निगोसिएशन भी होगा कि किस तरह से वार को पूरी तरह से खत्म किया जाए, और वहां से इजरायली जो मिलिट्री है वो वहां से विड्रॉ कर जाए, इस तरह की चीजें। तो ये सारी चीजें जो अभी डेवलप हो रही हैं, इसमें एक नेतन्याहू को एक सेटबैक मिल रहा है। नेतन्याहू तो ये चाह रहे थे कि वहां पे हम हमास को खत्म कर दें, सारा कुछ कर दें, लेकिन वहां पे जो खत्म हुए हैं वो ज्यादातर आपके सिविलियंस हुए, इसलिए कि इजराइल ये बोलता है कि हमने 20,000 कॉम्बैटेंट को मार दिया हमास के लोग जी। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि खुद जो ट्रम्प के पहले की जो टीम थी बाइडेन की जी,
तो बाइडेन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंथोनी ब्लिंकन, हम्म, तो उन्होंने ये कहा था कि हमास जो है पहले से भी स्ट्रांग हुआ, इसलिए कि जो जिनके लोग मार दिए गए, जिनके बच्चे मार दिए गए, जिनकी औरतें मार दी गई, जी, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, भाई हम रह के क्या करें, तो हम भी लड़ लें। तो हमास के पास से हमास कोई तो खत्म नहीं कर पाए, और वहां जी, पे जो मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होना था वो डिस्ट्रक्शन किया। जैसे हुथी में, जैसे यमन में हुथियों पे डिस्ट्रक्शन हुआ, जी, लेकिन हुथी तो जिंदा है ना भाई, हुथी तो जी, अभी भी स्ट्रांग है, उनका विल स्ट्रांग है। हम्म, तो इसराइल का फेलियर जो है वो मटेरियल डिस्ट्रक्शन में तो सक्सेस मिला है इनको, पूरा मटेरियल डिस्ट्रक्शन किया, फिजिकल डिस्ट्रक्शन किया है हमारा इसका आके गाजा का। जी, लेकिन गाजा के लोगों में जो विल था, जो उनके अंदर जो नेशनल कॉन्शसनेस है कि भाई मेरी जमीन है, मेरा हक है, इंटरनेशनल लॉ के तहत हम सही हैं, मेरी जमीन को लूटा गया है, जी, तो हमें ये जमीन मिलनी चाहिए और मेरा प्रोटेस्ट करना सही है, तो इस पे वो अभी भी कायल है। इसलिए यहाँ पे कहा जाए कि नेतन्याहू का फेलियर है। उसके बाद आप देखेंगे कि आज या कल ही स्टेटमेंट आया है वहां के फॉर्मर इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर थे एहूद ओलमर्ट, जी, जी, एहूद ओलमर्ट ने कहा कि गाजा जो प्योर पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, आप इसको कब्जा कर नहीं कीजिए। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं जिससे अंदाजा हो रहा है कि काफी रैपिड वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। जी, और वेस्ट बैंक में भी जो है काफी तबाही हुई, मतलब 40-50 हजार लोग वहां डिस्प्लेस हो गए। और जो बड़े बड़े एरियाज थे जहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप थे, जिसका नाम था जेनिन, जेनिन एक एरिया है जिसमें बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप्स है। जी, जी, और तुलकाराम भी एक जगह है, जी, ये उनको खंडर बना दिया गया। और वहां पे भी आप देखेंगे कि आईडीएफ के जो लोग हैं, मतलब इजरायली आर्मी, वहां पे डिप्यूट कर दिए गए। और नॉर्थ जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्थ यूरोपियन कंट्री, जी, जी, स्कैंडिनेविया, तो वहां पे भी मैंने देखा कि कुछ कंट्रीज में मैं नाम भूल रहा हूँ, आइसलैंड या कोई और कंट्री जी, या फिनलैंड, तो उन्होंने उनका जो इन्वेस्टमेंट था कुछ यूनिवर्सिटीज में, उसको उन्होंने विड्रॉ किया है, उसको कैंसिल किया है। उसी तरह से नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड जो था, उसमें उन्होंने शेयर खरीद रखा था इजराइल के पेट्रोलियम कंपनी, जी, जिसका नाम है पाज ऑयल कंपनी। तो उन्होंने अपना भी शेयर जो है पूरी तरह से विड्रॉ कर दिया। तो कि इजराइल ने जिस तरह का वहां पे कत्लेआम किया और जेनोसाइड किया, जो बॉम्बिंग की, तो ये मुसलसल जो है आपके अवॉइड नहीं कर पाए जो वेस्टर्न जो टेलीविजन थे। तो वहां लोगों ने देखा यूरोप में, अमेरिका में, जी, ये कि जो नेचर है ज़ायनिस्ट स्टेट का, इजराइल का, वो किस तरह का नेचर ऑफ स्टेट है, मतलब स्टेट का क्या नेचर है, इसकी क्या कैफियत है। तो जो इनकी जो इज्जत थी या जो क्रेडिबिलिटी थी, ये क्या कहते थे, ये कहते थे हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हम इनसिक्योर हैं, हमें खतरा है, हमें लोग खत्म कर देंगे। जी, तो सामने में तो ये आ रहा भाई कि ये लोगों को खत्म कर रहे हैं। भाई इराक को इन्होंने तबाह किया, लिबिया को इन्होंने तबाह किया, ईरान पे पूरा प्रेशर इन्होंने डेवलप किया सारा कुछ, बल्कि इन्होंने इतना प्रेशर किया भाई कि खुद 30-40 साल से अमेरिकन सिस्टम ही फेल कर गया है, वो भी क्राइसिस में आ गया है। जी, और वहां पे जो लीडरशिप है वो भी आप देख रहे हैं किस तरह की लीडरशिप हो रही है, कहाँ क्या कर रही है सारा। जी, देख साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अभी ये सारी अमन माहदे वगैरह वगैरह जो डिस्प्यूट्स हैं उसको जो है हल करने या फिर कहीं ना कहीं किसी को ख़त्म करने, डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए जिस तरह से एक अपना एक अप्रोच उनका सामने आ रहा है, लेकिन इसी के साथ अगर हम ईरान की बात करें, अब ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये वाकई जो है कामयाब रहेंगे या फिर इसमें भी कोई ना कोई ऐसा रखना पैदा होगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में कोई अगर अमन लाना चाहता है तो ऐसा मतलब बहुत सारा वाक़यात, ऐसे मामलात हैं जो इस बात को जो है पेश करते हैं कि कोई और ताकत है जो नहीं चाहती कि अमन हो, कहीं पर भी अमन हो, कहीं पर भी जंगबंदी कायम रहे। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि चाहे वो यूक्रेन का मामला अलग से उधर है और फिर इधर से ईरान की अगर हम बात करें, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जितनी सिचुएशन है, सारे मामला जो है वो गज़ा और फिर ईरान और सऊदी अरब ये यहीं पर जो है घूमते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ईरान का ये जो न्यूक्लियर डील जो चल रही है कामयाब होती नज़र आ रही है आपको? देखिए अभी तक जो ज़मीनी जो अटैक है उसके हिसाब से तो जो कशीदगी थी दोनों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, कशीदगी में तो कमी आई। तो ईरान ने कहा, तो ट्रम्प के जो स्टेटमेंट से बड़े हार्ड स्टेटमेंट, बड़ा हार्ड अप्रोच था
जी। तो हार्ड अप्रोच में काफी कमी आई है, इसलिए कि 4 मरतबे जो है इन्होंने, आपने देखा होगा कि जो पहला और दूसरा फेज चला वो काफी इंपॉर्टेंट था, उसमें जो विटकॉफ थे वो भी काफी खुश थे, सारा कुछ। लेकिन मैंने वही पहले कहा कि अगर अमेरिकन इंडिपेंडेंटली कोई भी निगोशिएशन करते हैं किसी से भी, तो वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर वो लॉबी से, इजरायली लॉबी से बचाने में, अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं हुए, तो फिर वही करते हैं जो वो लॉबी चाहती है। जी। तो इसलिए जो फोर्थ राउंड का जो हुआ अभी, तो फोर्थ राउंड में भी मार्को रूबियो का स्टेटमेंट कुछ और आता है, विटकॉफ का कुछ आता है, उसके बाद जो है आपके ट्रम्प का कुछ और आता है, लेकिन ट्रम्प ने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है ईरान के ऊपर में कि हम क्या करें। सिर्फ ट्रम्प ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि ईरान जो है इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो, सिर्फ ये कहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो चीजें हैं वो कि इनका एनरिचमेंट होगा या नहीं होगा, या पूरी तरह से शट डाउन हो जाएगा पूरा जो न्यूक्लियर एक्टिविटी है, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, फिर इसमें वो मिसाइल को भी डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीजें जो है, तो काफी इसमें क्या कहा जाए कि काफी चीजें फ्लोट कर रही हैं, मतलब कि कोई भी जो इनके अपने खुद लोग हैं वो भी पूरी तरह से एक तरह का स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, काफी डिफरेंट स्टेटमेंट। लेकिन इससे ईरान को काफी स्पेस मिला, इसलिए कि ईरान काफी उलझा हुआ था, ईरान पे काफी प्रेशर था, आपको याद होगा हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हुआ, फिजिकली काफी नुकसान हुआ, उसके बड़े बड़े लीडर जो है वो खत्म कर दिए गए, और उसके अलावा सीरिया जो है वो खत्म हो गया, तो सीरिया में भी काफी स्टेक था, काफी पार्टनरशिप थी ईरान की, वो भी खत्म हो गई। उधर से हूथी पे भी हमला काफी बढ़ गया, हमास जो है ये भी काफी अंडर सीवियर जो है ऑफेंसिव इजराइल को फेस कर रहा था, इसके सारे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ईरान पे भी थे। तो इस सिचुएशन में ईरान ने जो है बड़े अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उन्होंने किसी तरह से, ये तो हमें ही पता है कि ईरान का जो स्टैंड है, इसलिए कि ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जी, इन कंपेरिजन टू ऑल कंट्रीज, तो वो उसी चीज को मानते हैं जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में होता है। हालांकि ईरान ये चाहता है कि चीजें पीसफुली हो, और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, वो भी जो है एनपीटी साइन किया, उसमें ये है कि आप सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए आप एक्टिविटीज कर सकते हैं जी। तब ये तो आपके 93 में ही जब ईरान को जबरदस्ती प्रेशर डाल करके उसको एनपीटी का एडिशनल प्रोटोकॉल साइन करवाया गया था। हाँ। तो मैंने उसके खिलाफ में लिखा भी था, वो राष्ट्रीय सहारा में छपा था उस वक्त, इंग्लिश न्यूज़पेपर शायद उसमें छपा या नहीं छापते थे। तो उस जमाने में भी 93 में भी वो कहते थे इजराइल वाले अमेरिका को कि ये 6 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा। जी जी। उस वक्त अब 93 से अब देख लीजिए कितना हो गया, अभी तक तो बनाया नहीं है। अब कहते हैं कि बिल्कुल बनाने वाला है। तो ये किसी तरह से, ये तो पहले चाह रहे थे कि ईरान को जो है अमेरिका को उलझा दे, ईरान से इस पे अटैक करें सारा कुछ। हाँ। अभी सुनने में ये आ रहा है कि शायद इजराइल जो है वो ईरान पे भी वो अटैक करेगा, इसलिए कि अभी इजराइल ने काफी बॉम्बिंग की है खतरनाक टाइप की आपकी जगह। जी हाँ। तो ईरान खैर उसके लिए तैयार है। तो ये किस पूरी तरह से वहां पे कोशिश की जा रही है इजराइल के थ्रू कि ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर मुआहदा नहीं हो, ठीक, या इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका रख दे ईरान के सामने कि वो बात जो है वो सारी खत्म हो जाए, खराब हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करूंगा, वो ये है कि एक तो हम अमेरिका और चाइना के दरमियान, और फिर ओवरऑल अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने टैक्सेस का ऐलान किया था अपने मुल्क में जो भी इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके असरात सारी यानी दुनिया की मईशत पर हम देख रहे थे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है चाइना और अमेरिका के दरमियान, तो इसका असर, और दूसरी चीज़ बिलखुसूस इसका असर, साथ ही साथ जो सब कॉन्टिनेंट में जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ भी हुआ, उसके बाद फिर फौरी तौर पर यानी जंग बंदी भी हो गई। तो ये दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं, बिलखुसूस इसके असरात यानी सब कॉन्टिनेंट में, और हम कितना जो है यानी ये इत्मीनान रख सकते हैं कि हालात जो है बेहतर रहें, और फिर जिस तरह के जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए हैं फिर ये सारी चीज़ें यानी ना हो, यानी कि जो जिस तरह से कत्ल जो यानी पहलगाम में जो कुछ हुआ था उसके बाद फिर हमला किया गया, अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं बिलखुसूस सब कॉन्टिनेंट में? भाई चाइना जो है एक तो ये अनअवॉइडेबल नेसेसिटी है पूरे वर्ल्ड के लिए जी, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो, या इंडिया हो, या पाकिस्तान हो, हर जगह चाइना का माल बिक रहा है जी। सऊदी अरब में भी बिक रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके, पूरे अफ्रीका में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, और हर तरह से ये आगे हैं चाइना वाले जी।
ये चाइना वाले बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं औरों के मुकाबले में। वहाँ करप्शन में जो है वहाँ पे गोली मार दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। और दूसरी जगह अगर करप्शन आप करते हैं और क्राइम अगर करते हैं या इंटरनल टेररिज्म करते हैं तो आपको प्रमोशन भी दिया जाता है। कुछ ऐसी कंट्रीज है, वैसी भी है। तो चाइना जो है वो अनअवॉइडेबल नेसेसिटी है अमेरिका के लिए, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो अमेरिका में हैं वो अमेरिकन है लेकिन उनका बिजनेस चाइना से बड़ा स्ट्रांग है। और बहुत सारे बिजनेसमैन तो वो अमेरिकन है, वो ये नहीं चाहेंगे कि भाई मेरा जो है बिजनेस खराब हो। नेचुरली वो प्रेशर बनाएंगे। ये प्रेशर आपके 1989 में बना था जब तियानानमेन स्क्वायर पे जब वायलेंस हुआ था और उस पे ये कहा गया कि भाई अमेरिका ने कहा कि चाइना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है और पीसफुल नहीं है, तो हम इस पे जो है सामान नहीं खरीदेंगे, ये बाइकआउट करेंगे वगैरह वगैरह। तो वहाँ के जितने बिजनेसमैन थे अमेरिकन, खुद उन्होंने जो है प्रेशर बनाया वहाँ के गवर्नमेंट पे कि आप ऐसा नहीं कर सकते जी। तो लाइफ लाइन है ना, जैसे हमारे यहाँ भी जो आपके हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी दवाएं बनती हैं जी हाँ, बहुत सारे सॉल्ट जो है वो आपके चाइना से ही आते हैं। सारा कुछ पूरा जो डेल और आपके जो और भी बहुत सारे जो आपके जूता और लैपटॉप, बहुत सारी चीजें जो बनती है जो अमेरिकन कंपनी है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उसकी चाइना में है। तो चाइना से उनका ट्रेड जो है, इसलिए उन्होंने देखा होगा आपने कि उन्होंने टैरिफ जो है कम करने को तैयार हो गया। हो सकता है वो 80%, पहले तो 146 150% कर दिया था उन्होंने, लेकिन अब 80 पे आए, हो सकता है उससे भी कम हो जाए वो। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो हालात हुए मुल्क में, तो हमने तो पहली चीज पे तो ये हुआ है कि भाई कोई भी जो टेररिस्ट है, मैंने तो एक अनोखा टेररिस्ट देखा पूरी दुनिया में। मैंने तो टेररिज्म का काफी सारा मुताला किया है। तो टेररिस्ट तो हमने कभी नहीं बोलते कि वो पैजामा खोल के दिखाओ, धोती खोल के दिखाओ और ये कलमा पढ़ो और आजान पढ़ो। ये तो कुछ ऐसी चीज मिली कि ये तो लगा कि भाई पॉलिटिकल टेररिस्ट है, कहीं का भी है वो। मैं तो इसलिए के टेररिस्ट में तो आपने ये भी देखा होगा कि 2008 में जब किलिंग हुई, जब हमला हुआ था मुंबई में जी हाँ, तो उसमें तो सिर्फ कसाब पकड़ा गया था ना, कुछ लोग मार दिए गए थे लेकिन ज्यादातर लोग तो गायब हो गए, पता ही नहीं चला। उसमें तो वो ऐसे भी लोग थे जो इंडियन लैंग्वेज बोलते थे, रीजनल लैंग्वेज जी। और वहां पे आपने देखा कि भाई टेररिस्टों ने जो है करकरे को ही मारा। भाई हेमंत करकरे को मारा गया जी हाँ। हेमंत करकरे तो बड़े ब्राइट ऑफिसर थे और बड़े ही उन्होंने तो बहुत सारी चीजों को जो है जांच पड़ताल के पता किया था कि इंडिया में जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं जगह जगह, वो कौन लोग कर रहे हैं जी, उसके पीछे है कौन। तो पूरी उन्होंने तार धागे को पकड़ लिया था कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो भाई एक टेररिस्ट उनको आके मार रहा है। तो उसमें किताब है ग्रैमी मैक्विन की जी, बहुत बड़े प्रोफेसर है कनाडा के, बड़ा काम किया उन्होंने, 9/11 पे भी काम किया, फील्ड वर्क किया है। उन्होंने कहा कि टेररिज्म में जो है इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टर इन्वॉल्व होते हैं जी जी। अब इंटरनल एक्सटर्नल में इंडिविजुअल भी होता है, ग्रुप भी होता है। तो ये जितने भी टेररिज्म चीजें हैं ये काफी एक बड़ी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर्ड है। और कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ के खुद ही के लोग वहाँ अपने यहाँ करा देते हैं जी जी। वर्ल्ड में है इस तरह के लोग। अब जैसे 9/11 जो हुआ जी अमेरिका में, तो 9/11 जो हुआ तो वहाँ पे तो अमेरिका के 6,000 तो अमेरिका के बेस खुद अमेरिका में है। मैं तो डेटा दे रहा हूँ आपको 20 साल पहले का जी। 6,000 बेसेस थे उस वक्त। और कौन आदमी किस ब्लेंड का सिगरेट पी रहा वो सैटेलाइट से पता चल सकता है जी। इतना बड़ा हादसा हो गया और इसको रोका नहीं जा सका अमेरिका में। पेंटागन में जो है जाके क्रैश किया जहाज जी, और उस तरफ से क्रैश किया जहाँ पे खाली थी बिल्डिंग, जहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा था जी। जिस तरफ डोनाल्ड रूम्सफेल्ड बैठा हुआ था वहाँ कुछ नहीं हुआ, उस तरफ नहीं गया बल्कि वो घूम के इधर आया जब खाली था। और पेंटागन ऐसा एरिया था जहाँ पे आप कोई भी जहाज नो फ्लाई जोन एरिया था। हाँ। तो कोई भी जहाज आता है तो उसका वो वाइब्रेशन आता है जमीन पे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होता है जी हाँ। ऑटोमेटिकली जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन जो भी है उसको तैयार हो जाता है, उसको मार के गिराने बिल्कुल गिरा देते हैं जी हाँ। तो ये जो चीजें हुई 9/11 भी हुई, तो 9/11 पे जो रिपोर्ट आई वहाँ पे, तो वो तो वहाँ के ही लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है और लोगों को वहाँ पे पता है कि भाई किसने किया है। तो वहाँ पे भी जो उनके जो लोग थे गवर्नमेंट के वहाँ पे सब थे इन्वॉल्व, सब सारे कुछ जी जी जी। तो ये सब सिचुएशन आ गई है और देखा ये दरअसल हमारे पास बस 1 मिनट रह गया जी। पहलगाम में देखिए कि जो उसके बाद जो माहौल बना है जी, भाई कई जगह जो कश्मीरी लोग थे वो भी परेशान हुए, मुसलमान परेशान हुए, पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम का माहौल बन गया जी जी।
तो ये जो चीजें, तो हमें ये लगा कि इसको जो है बहुत ही ज्यादा गौर करने की जरूरत है, इसके तार को देखने की जरूरत है, इसकी जड़ को समझने की जरूरत है। और भाई पहलगाम में तो टूरिस्टों को मार दिया, अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि टूरिस्टों को मारा गया इस तरह से। जी हाँ। और एक और हमला डल लेक पे भी हुआ था काफी साल पहले। जी जी। तो वहां पे जो है बस में शायद बॉम्ब फेंका गया था, तो वहां पे पता चल गया कि कौन लोगों ने किया है सारा कुछ। तो इन सब चीजों को देखने का है। और बल्कि उन्होंने नाम पूछा, अब ये तो टीवी पे बताना भी नहीं चाहिए था जी। इसलिए कि टीवी पे बताने से जिस तरह से हवा फैली है, तो जो आम लोग हैं वो तो काफी इमोशनल हो गए ना, वो एग्रेसिव हो गए। जी हाँ। और काफी जो है उनके अंदर एक फीलिंग है कि मुसलमानों ने हिंदुओं हाँ, को ये मामला हो जा रहा था। हालांकि वो तो एक टेररिस्ट ने मारा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब टेररिस्ट का कोई भी धर्म हो सकता है, अगर टेररिस्ट हो गया तो उसका धर्म ही नहीं है कोई। जी। लेकिन उससे जो हवा बना वो काफी जो है नुकसान खतरनाक हो पहले आप सकती देखें कि लिंचिंग में मुसलमानों को कितना मार दिया गया। जी जी। भाई 50 से ज्यादा मुसलमानों को लिंचिंग में मारा गया है। ट्रेन में भी जो है नाम पूछ कर मारा क्या? जी हाँ। या इस तरह से कुछ हुआ क्या कि भाई जो इंटरनली जो लोग मार रहे थे उन पे कोई एक्शन हुआ उस तरह का जिस तरह से? बिल्कुल। ये तो सारी ये चीजें चीजें जो है इसको पीसफुली सॉल्व करने का है, यकीन। इसलिए कि वार से कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मोबाइल से अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।